मुंबई की रात घिर आई और साथ में एक धीमी बारिश भी ले आई। ठंडी बूंदें पतली प्लास्टिक की बरसाती से टकराकर एक उदास संगीत बना रही थीं। 8 साल की प्रिया के छोटे दुबले कंधों पर उसका 5 साल का भाई रोहन गहरी नींद में सो रहा था। प्रिया का छोटा सा शरीर भीड़ में लगभग खो गया था। वह अपनी छोटी टोकरी में रखे समोसों को बचाने की कोशिश कर रही थी ताकि उनकी आखिरी गर्माहट बची रहे। आज रात अगर समोसे नहीं बिके तो मां की दवा के लिए पैसे नहीं होंगे, प्रिया ने खुद से फुसफुसाया। एक कमजोर सा दिलासा। उसकी बड़ी काली आंखें शहर के आसमान की ओर उठीं, जो भारी धूसर था। उसकी पीठ पर भाई का वजन और कंधों पर जिंदगी का बोझ उस नन्ही सी जान को दबा रहा था। लेकिन प्रिया को नहीं पता था कि कुछ ही कदम दूर एक बिल्कुल अलग दुनिया में किस्मत एक मुलाकात की तैयारी कर रही थी। एक ऐसी मुलाकात जो सब कुछ बदल सकती थी। क्या इस बारिश के बाद उन तीनों मां बच्चों के लिए इंद्रधनुष निकलेगा? प्रिया अपने भाई रोहन को पीठ पर लादे कोलाबा के एक गीले फुटपाथ पर धीरे धीरे चल रही थी। उसकी घिसी हुई चप्पलें टाइलों पर एक दुख भरी आवाज कर रही थीं। मरीन ड्राइव आज रात पहले से कहीं ज्यादा रोशन थी। महंगे फैशन स्टोर और आलीशान रेस्टोरेंट से आती नियन रोशनी सड़क पर पड़ रही थी और बारिश के पानी के गड्ढों को टूटे हुए शीशों में बदल रही थी, जिसमें एक भव्य और दूर की मुंबई दिखाई दे रही थी। प्रिया 3 घंटे से इस कोने पर खड़ी थी और सिर्फ कुछ समोसे ही बेच पाई थी, वो भी उन लोगों को जिन्हें उस पर तरस आ गया था। रोहन तो कब का उसकी पीठ पर सो चुका था। उसकी गर्म नियमित सांसें प्रिया की गर्दन पर पड़ रही थीं। इस ठंडी बरसाती रात में यही एकमात्र ताकत थी जो उसे गर्म रख रही थी। मां, बस 7 और बचे हैं, मैं बेच लूंगी, प्रिया ने बुदबुदाया, जैसे हवा उसकी ये कसम उस तंग किराए के कमरे तक पहुंचा देगी जहां उसकी मां दर्द से कराह रही थी। प्रिया और रोहन की मां मीरा इस साल 35 साल की थी, लेकिन झुर्रियों और थकान ने उसे 10 साल और बूढ़ा बना दिया था। दिल की पुरानी बीमारी उसे 2 साल से सता रही थी, जब से उसे अपने 2 बच्चों की देखभाल के लिए सड़क किनारे खाने का ठेला लगाकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। पहले मीरा एक छोटी सी सिलाई की दुकान में एक कुशल दर्जी थी। जिंदगी अमीर नहीं थी, पर शांत थी। लेकिन जिस दिन उसका पति विक्रम 5 साल पहले परिवार छोड़कर चला गया, सब कुछ बिखर गया। मीरा 3 महीने की गर्भवती थी जब विक्रम ने जाने का फैसला किया। वह एक दोस्त के साथ दिल्ली गया था, एक सफल करियर बनाने का वादा करके, और कहा था कि जब वह सफल हो जाएगा तो वापस आएगा। लेकिन फिर खत कम होते गए और फोन कॉल का कोई जवाब नहीं आया। समय बीतता गया। मीरा ने अकेले ही 2 बच्चों को पाला, हर तरह के काम किए, घर पर सिलाई का काम करने से लेकर घंटे के हिसाब से घरेलू मदद करने तक, और आखिर में यह छोटा सा समोसे का ठेला शुरू किया, इससे पहले कि उसका दिल और बोझ नहीं सह पाता। उनका छोटा सा 12 वर्ग मीटर का कमरा जो धारावी की एक घुमावदार गली में था, उन तीनों मां बच्चों की दुनिया थी। यह जगह नम और घुटन भरी थी, जिसमें सिर्फ एक पुराना लोहे का बिस्तर, प्रिया के लिए एक टूटी फूटी पढ़ाई की मेज और कुछ साधारण सामान था। यही उनकी पूरी संपत्ति थी। जब से मीरा की बीमारी बढ़ी, प्रिया को अपनी मां की जगह लेने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा था। वह सुबह 3 बजे उठकर मां की समोसे बनाने में मदद करती और फिर अकेले ही टोकरी लेकर सुबह से देर रात तक गलियों में घूमती थी। जिन दिनों मां की तबीयत थोड़ी ठीक होती, वह अपनी बेटी की मदद करती, लेकिन जब दिल के दौरे पड़ते तो सारा बोझ प्रिया के दुबले कंधों पर आ जाता था।
आज अचानक बारिश हो गई। प्रिया अपने भाई को घर नहीं ले जा सकी, इसलिए उसे रोहन को साथ लेकर इस उम्मीद में निकलना पड़ा कि वह बचे हुए समोसे बेचकर मां के लिए अगली खुराक खरीद सकेगी। चाचा, आंटी, मेरे समोसे खरीद लीजिए। मेरे घर के बने समोसे अभी भी गर्म हैं। प्रिया की आवाज साफ लेकिन कमजोर थी, जो बारिश और ट्रैफिक के शोर में खोने की कोशिश कर रही थी। कुछ राहगीरों ने उस पर दया भरी नजर डाली और फिर तेजी से आगे बढ़ गए। एक युवा जोड़ा रुका। पत्नी ने लड़की को देखा। उसकी आंखों में दया थी। इतनी बारिश और हवा में तुम घर क्यों नहीं जाती? भाई को ऐसे ले जाने से उसे ठंड लग जाएगी। पति ने बटुआ निकालकर 2 समोसे खरीदे और प्रिया के हाथ में 50 रुपए का नोट थमा दिया। ये लो, अपने भाई के लिए दूध खरीद लेना, जल्दी घर जाना। प्रिया ने सिर झुकाकर धीरे से धन्यवाद कहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। बारिश और तेज हो गई। प्रिया ने पास के एक छज्जे के नीचे शरण ली। रोहन को ध्यान से नीचे उतारा और उसे दीवार से सटाकर बिठा दिया। वह अभी भी गहरी नींद में था। उसका गोल, मटोल, मासूम चेहरा। उसे उन तूफानों का कोई पता नहीं था जिनका सामना उसकी बहन कर रही थी। प्रिया ने अपनी जेब से एक छोटा सा रूमाल निकाला और धीरे से उसके चेहरे पर लगी बारिश की बूंदें पोंछीं। उसकी बड़ी गोल आंखें भीड़ को देख रही थीं, एक ऐसी गहरी उदासी के साथ जो उसकी उम्र की नहीं थी। 5 साल पहले उनकी जिंदगी ऐसी नहीं थी। प्रिया को अच्छी तरह याद है। हर शाम पापा उसे गले लगाते थे, उसे महान वास्तुकला, आलीशान महलों की कहानियां सुनाते थे। उसके पापा लंबे औपऊन थे, हमेशा मुस्कुराते थे और एक खूबसूरत घर का वादा करते थे जिसे वह खुद डिजाइन करेंगे। लेकिन फिर मां के साथ एक बड़े झगड़े के बाद उन्होंने अपना सूटकेस उठाया और चले गए। मेरी प्रिया, पापा तब वापस आएंगे जब मैं तुम्हारे लिए एक शानदार घर बना सकूंगा। यह आखिरी बात थी जो पापा ने प्रिया से कही थी जब उन्होंने उसके माथे पर चूमा था। जब रोहन ने करवट ली तो प्रिया अपनी यादों से चौंक गई। उसने आंखें मलीं और हैरान होकर इधर उधर देखा। दीदी, मुझे भूख लगी है। उसके भाई की आवाज कमजोर थी। प्रिया ने जल्दी से आधा समोसा निकाला जो उसने दोपहर से बचाकर रखा था। ये खा लो, रोहन। खाने के बाद हम मां के पास घर चलेंगे। प्रिया ने धीरे से उसे पुचकारा, उसके नरम बालों पर हाथ फेरते हुए। रोहन एक कमजोर बच्चा था, शायद इसलिए कि वह गरीबी में पैदा हुआ था। बार बार होने वाली छोटी मोटी बीमारियां उसे और भी कमजोर बना देती थीं। हर बार जब वह उसे देखती, प्रिया का दिल दुखता था। वह हमेशा सोचती थी कि क्या पापा को पता है कि उनका एक बेटा भी है, और अगर उन्हें पता होता तो क्या वह वापस आते। बारिश थम गई। प्रिया ने आगे बढ़ने का फैसला किया। बस 5 समोसे और बचे थे। हिम्मत रखो, प्रिया। उसने खुद को प्रोत्साहित किया और फिर अपने भाई को लेकर सड़क के अंत में एक शानदार फ्रांसीसी रेस्टोरेंट की ओर चली गई, जहां बहुत से अमीर ग्राहक आते जाते थे। कुछ मेहमान सुरुचिपूर्ण कपड़ों में बाहर निकले। प्रिया झिझकते हुए पास आई। चाचा, आंटी, कृपया एक समोसा खरीद लीजिए, यह अभी भी गर्म है। मेहमानों के समूह में से एक महिला ने उसे गुस्से से देखा और हाथ हिलाया, कहीं और जाकर खेलो। लेकिन एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जो एक महंगे सूट में था, रुक गया। उसने लड़की को देखा और फिर उसकी पीठ पर सो रहे बच्चे को देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। इतनी रात हो गई है, तुम अभी भी बेच रही हो? घर पर पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? उस आदमी की आवाज गहरी और देखभाल करने वाली थी। प्रिया ने सिर झुका लिया। धीरे से बोली, जी,
मेरी माँ बीमार हैं, मुझे उनकी मदद के लिए बेचना पड़ता है। उस आदमी ने सिर हिलाया, अपना बटुआ निकाला और बचे हुए 5 समोसे खरीद लिए और प्रिया को उससे कहीं ज्यादा पैसे दिए। ये लो और जल्दी घर जाकर अपनी माँ के लिए दवा खरीदो, उसने धीरे से कहा। प्रिया ने अपना चेहरा उठाया, धन्यवाद कहने के लिए, लेकिन अचानक वह चौंक गई। यह चेहरा, यह आवाज इतनी दर्दनाक रूप से परिचित क्यों लग रही थी? प्रिया का दिल धड़कने लगा। उसके अंदर खुशी और दुख की मिली जुली भावनाएं उमड़ पड़ीं। ठीक उसी समय फिर से बारिश शुरू हो गई, इस बार पहले से भी तेज। उस आदमी के साथ समूह में आई महिला ने आग्रह किया, विक्रम, चलो कार में बैठो, देर हो रही है। वह आदमी, विक्रम, जल्दी से मुड़ा और पास में खड़ी एक चमकदार काली कार की ओर तेजी से बढ़ा। प्रिया बारिश में मूर्ति की तरह खड़ी रही, उस परिचित सिलुएट को देखती रही जब तक कि रोहन की खांसी ने उसे हकीकत में वापस नहीं लाया। दीदी, ठंड लग रही है, चलो घर चलें। दूर शानदार कारों का काफिला चलने लगा। हेडलाइट्स प्रिया के भीगे हुए चेहरे पर पड़ीं। एक पल के लिए उन्होंने उसकी आंसुओं से भरी आंखें साफ साफ दिखा दीं। एक काली मर्सिडीज बेंजेस क्लास ठीक उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला, एक आदमी बाहर निकला। भले ही दूरी काफी थी, भले ही बारिश ने सब कुछ धुंधला कर दिया था, प्रिया ने उस लंबे कद के व्यक्ति को पहचान लिया। उसका दिल जैसे रुक गया था। यह नहीं हो सकता, क्या वह पापा हैं? शानदार कारों का काफिला लीड इन रेस्टोरेंट के सामने रुका, जो मुंबई के सबसे शानदार भोजन स्थलों में से एक था। 40 वर्षीय विक्रम, एक प्रसिद्ध डिजाइन फर्म आर्किटेक्चर वियत के मुख्य वास्तुकार और संस्थापक, एक सफल व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ अपनी कार से बाहर निकले। एक बेहतरीन इतालवी सूट उनके लंबे शरीर पर पूरी तरह से फिट था। उनके करीने से संवारे हुए बालों में कुछ चांदी के तार थे, जो उनकी अनुभवी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। विक्रम ने अपनी रेशम की टाई को आदत के अनुसार ठीक किया और चारों ओर देखा, और उसी क्षण उनकी नजर बारिश में अपने भाई को पीठ पर लादे छोटी सी लड़की पर पड़ी। एक अजीब सा एहसास उनके मन में आया, कुछ ऐसा जो दर्दनाक रूप से परिचित था। लेकिन फिर निशा की आवाज, जो कंपनी की बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर थी और जो महिला उनके साथ थी, ने विक्रम को हकीकत में वापस ला दिया। विक्रम, हमारे पार्टनर अंदर इंतजार कर रहे हैं। 35 वर्षीय निशा एक खूबसूरत, तेज, तर्रार और महत्वाकांक्षी महिला थी। वह न केवल काम में विक्रम का दाहिना हाथ थी, बल्कि पिछले 2 सालों से उनके साथ भी थी, जब से विक्रम का करियर उड़ान भरने लगा था। उनके पीछे 45 वर्षीय राजेश खड़ा था, जो विक्रम का ड्राइवर और करीबी सहायक था, जो उनके शुरुआती संघर्ष के दिनों से ही उनके प्रति वफादार रहा था। सर, जापानी भागीदारों के लिए भोज की सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। राजेश ने विक्रम और निशा के लिए एक बड़ा छाता खोलते हुए धीरे से कहा। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें अनजाने में समोसे बेचने वाली लड़की की ओर थीं। 1 मिनट रुको, विक्रम ने अचानक कहा, मैं अभी वापस आता हूं। बारिश में खड़ी प्रिया जल्दी से रोहन को लेकर मुड़ी। उसके छोटे से हाथ में वे नोट कसकर पकड़े हुए थे, जो उस उदार ग्राहक ने दिए थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसका दिल चिल्ला रहा था कि वह पापा ही हैं, वह पिता जो 5 लंबे सालों से उसकी जिंदगी से गायब था। प्रिया कुछ ही कदम चली थी कि उसने अपने पीछे तेज कदमों की आवाज सुनी। बेटी, रुको। वह गहरी, परिचित आवाज गूंजी। प्रिया रुक गई, मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था।
उसे लगा जैसे वह एक सपने और हकीकत के बीच में तैर रही है। उसे नहीं पता था कि उस आदमी का सामना कैसे करे जिसने उसे और उसकी मां को छोड़ दिया था। विक्रम पास आया। उसने अपना छाता उन दो बच्चों पर कर दिया। भले ही उसके महंगे सूट का एक कंधा बारिश से भीग रहा था। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? इतनी तेज बारिश में? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, विक्रम ने धीरे से कहा। उसकी आंखें लड़की के चेहरे पर टिकी थीं। वह कुछ परिचित खोजने की कोशिश कर रहा था जिसे वह नाम नहीं दे पा रहा था। प्रिया ने अभी भी अपना सिर झुका रखा था, सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। जी, धन्यवाद चाचा, मैं खुद चली जाऊंगी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बारिश के शोर में लगभग खो गई। ठीक उसी समय निशा धैर्य खोकर आगे बढ़ी। विक्रम, सब इंतजार कर रहे हैं। तुम इन आवारा बच्चों की चिंता क्यों कर रहे हो? उसने बिना किसी लाग लपेट के कहा। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूं। निशा ने दोनों बच्चों को तिरस्कार की नजर से देखा और फिर मुड़कर चली गई, जिससे विक्रम, प्रिया और बारिश के बीच एक खामोश और घुटन भरा माहौल रह गया। उसकी पीठ पर रोहन ने कुछ बार खांसा। उस आवाज ने विक्रम का ध्यान खींचा। तुम्हारा भाई बीमार है क्या? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? प्रिया ने सिर्फ सिर हिलाया। उसके दिल में एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। एक तरफ आत्म सम्मान और सालों का दबा हुआ गुस्सा था, दूसरी तरफ अपने पिता को पहचानने की याद और लालसा थी। पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। 5 साल पहले, जब उनका परिवार अंधेरी के एक छोटे से घर में रहता था, गरीब थे लेकिन हमेशा हौंसी से भरपूर थे। पापा विक्रम, जो उस समय एक नए आर्किटेक्ट थे, हर शाम प्रिया के साथ खेलते थे, उसे सितारों की कहानियां सुनाते थे। फिर एक बड़ा अवसर आया। दिल्ली में एक रिसॉर्ट निवेश परियोजना। पापा और व्यस्त हो गए, देर से घर आने लगे और मां मीरा के साथ झगड़े बढ़ने लगे। तुम समझती क्यों नहीं? यह मेरे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए जिंदगी बदलने का मौका है। प्रिया को उस रात की आवाज अच्छी तरह याद है, जब पापा घर पर थे। मुझे जिंदगी नहीं बदलनी, मुझे बस तुम यहां हमारे साथ चाहिए। मां मीरा ऐसे ही सिसकर रोई थी। अगली सुबह पापा ने अपना सामान पैक किया, घुटनों के बल बैठकर प्रिया को कसकर गले लगाया। पापा तब वापस आएंगे जब मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत घर बना सकूंगा। पापा वादा करते हैं। यह आखिरी बात थी जो प्रिया ने पापा से सुनी थी, इससे पहले कि वह दरवाजे से बाहर निकले और उनकी जिंदगी से गायब हो गए। मां मीरा, जो उस समय रोहन के साथ गर्भवती थी, फर्श पर गिर पड़ी। रोते रोते थक गई। पहले कुछ महीनों तक मां ने संपर्क करने की कोशिश की और प्रिया से कहती रही, पापा बहुत व्यस्त हैं बेटी, लेकिन वह जल्द ही हमसे मिलने आएंगे। लेकिन फिर रोहन का जन्म हुआ और पापा की कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे मां ने उनका जिक्र करना बंद कर दिया। तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। विक्रम की आवाज ने प्रिया को हकीकत में वापस ला दिया। उसने सिर हिलाया। मैं खुद चली जाऊंगी। समोसे खरीदने के लिए धन्यवाद। यह कहकर प्रिया अचानक मुड़ी और बारिश में भाग गई, जिससे विक्रम हैरान रह गया। वह दर्दनाक रूप से परिचित एहसास फिर से लौट आया। उसे उन्हें, मीरा और अपनी छोटी बेटी को सोचे हुए कितना समय हो गया था। उसने खुद से पूछा, फिर सिर हिलाया। उसे दूर करने की कोशिश की। वर्तमान सफलता अतीत के फैसलों की कीमत है। उसने खुद से कहा। प्रिया एक सांस में भागी और तभी रुकी जब उसे यकीन हो गया कि वह उस आदमी की नजरों से ओझल हो गई है। उसने एक दीवार से
अपनी पीठ टिकाई, हाँफ रही थी और अंत में आंसू बह निकले, जो उसके चेहरे पर ठंडी बारिश की बूंदों के साथ मिल गए। पापा, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? प्रिया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज घेर गई। बार बार खांसने से रोहन जाग गया। उसने अपनी बहन को हैरान होकर देखा। दीदी, चलो मां के पास घर चलें। उसे नहीं पता था कि जिस आदमी से वे अभी मिले थे, वह वही पिता था जिसके बारे में उसने सिर्फ अपनी बहन की कहानियों में सुना था। जल्दी से आंसू पोंछकर प्रिया ने अपने भाई को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, चलो घर चलें, मां इंतजार कर रही हैं। शानदार रेस्टोरेंट में विक्रम ने अपने साथी के साथ चर्चा पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार समोसे बेचने वाली लड़की की छवि पर लौट रहा था। वे आंखें, उन आंखों में कुछ बहुत खास था। मिस्टर विक्रम, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जापानी साथी की आवाज ने उसे वापस खींच लिया। माफ कीजिए, मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था। विक्रम ने जल्दी से माफी मांगी, व्यावसायिकता वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब सी बेचैनी को दूर नहीं कर सका। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश अभी भी हो रही थी। कहीं बाहर एक लड़की अपने भाई को पीठ पर लादे मूसलाधार बारिश में घर जा रही थी। निशा ने विक्रम की व्याकुलता को भांप लिया। उसने धीरे से भौहें सिकोड़ी। उसे यह पसंद नहीं था कि विक्रम बाहरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। साथ में 2 सालों में निशा ने विक्रम के जीवन में एक अनिवार्य महिला बनने का प्रयास किया था। उसकी महत्वाकांक्षा आर्किटेक्चरवियत की मालकिन बनने की थी और वह किसी भी चीज को अपने रास्ते में नहीं आने देगी। पार्टी के बाद रेस्टोरेंट से निकलते हुए विक्रम फुटपाथ पर खड़ा था। उसकी आंखें अभी भी कुछ खोज रही थीं। तुम क्या खोज रहे हो? निशा ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। कुछ नहीं, विक्रम ने जवाब दिया और फिर राजेश की ओर मुड़कर धीरे से कहा, क्या तुमने उस समोसे बेचने वाली लड़की को देखा था? राजेश ने सिर हिलाया। जी सर, वह उस तरफ भागी थी। विक्रम ने एक पल के लिए सोचा और फिर एक फैसला किया। मैं चाहता हूं कि तुम उन 2 बच्चों के बारे में पता करो। पता करो कि वे कहाँ रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है। निशा अपनी नाराजगी नहीं छिपा सकी। आप उन 2 बच्चों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? हमारे पास और भी बहुत से महत्वपूर्ण काम हैं। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप कार में बैठ गया। शानदार कार की खामोशी में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपराधबोध का एहसास वापस आ गया। 5 साल हो गए थे जब वह गया था, और उस पूरे समय में उसने मीरा और प्रिया से कोई संपर्क नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वह नहीं चाहता था, बल्कि चीजें इस तरह से हुईं जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। मुंबई छोड़ने के बाद विक्रम ने अपनी सारी पूंजी दिल्ली की परियोजना में लगा दी थी, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसका साथी सारा पैसा लेकर गायब हो गया, जिससे विक्रम पर एक बड़ा कर्ज रह गया। लेनदारों ने उसका पीछा किया, उसे धमकाया, जिससे उसे छिपकर रहना पड़ा। उसने अपने परिवार से संपर्क करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि वह मीरा और अपनी बेटी को मुसीबत में डाल देगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगा। उसने खुद से यह वादा किया था, लेकिन शून्य से फिर से शुरुआत करना आसान नहीं था। लगभग 3 साल लगे। राजेश की मदद से, जो उसका एकमात्र दोस्त बचा था, विक्रम ने धीरे धीरे अपना सारा कर्ज चुकाया और अपना करियर फिर से शुरू किया। जब अंत में उसमें अंधेरी के पुराने पते पर वापस जाने की हिम्मत हुई, तो घर का मालिक बदल चुका था। किसी को नहीं पता था कि मीरा और उसके बच्चे कहाँ गए थे। उसने खोजा, लेकिन मुंबई बहुत बड़ा था।
और फिर काम ने उसे व्यस्त कर दिया। पिछले 2 सालों में उसे बहुत तेजी से सफलता मिली। आर्किटेक्चर वियत एक बड़ा नाम बन गया। विक्रम नई परियोजनाओं, नए रिश्तों में व्यस्त हो गया और उसके पुराने परिवार की यादें धीरे धीरे धुंधली हो गईं, जो कभी कभी बेचैन करने वाले सपनों में ही आती थीं। कार जुहू के एक शानदार विला के सामने रुकी। उस रात विशाल बिस्तर पर लेटे हुए विक्रम सो नहीं सका। बारिश में अपने भाई को पीठ पर लादे लड़की की छवि उसे परेशान कर रही थी। वे आंखें उसके दिल को इतना क्यों दुखा रही थीं? प्रिया, मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? विक्रम ने अंधेरे में फुसफुसाया। क्या मीरा ठीक है? और दूसरा बच्चा, जो मां के पेट में था जब मैं गया था, वह अब कैसा है? अनुत्तरित प्रश्न उसे सताते रहे। अगली सुबह राजेश के फोन की घंटी ने विक्रम को जगा दिया। सर, मुझे समोसे बेचने वाली लड़की के बारे में जानकारी मिल गई है। राजेश की आवाज गूंजी। पुराने पड़ोसियों के अनुसार लड़की का नाम प्रिया है। वह अपनी मां और छोटे भाई के साथ धारावी की एक गहरी गली में एक किराए के कमरे में रहती है। उसकी मां को दिल की गंभीर बीमारी है और उसे नियमित इलाज की जरूरत है। प्रिया नाम सुनकर विक्रम चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तुमने लड़की का नाम क्या बताया? उसने फिर से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। जी, प्रिया। सर, मेरे पास उनके किराए के कमरे का पता भी है। क्या आप चाहते हैं? राजेश के वाक्य पूरा करने से पहले ही विक्रम उठ खड़ा हुआ। मुझे अभी लेने आओ, हम वहां जा रहे हैं। निशा, जो अभी अभी उठी थी, विक्रम को जल्दी में कपड़े बदलते देख हैरान रह गई। तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? आज सुबह हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग है। विक्रम ने सिर हिलाया। तुम मेरी जगह मीटिंग की अध्यक्षता करो। मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम निपटाना है। इससे पहले कि निशा कुछ कह पाती, विक्रम दरवाजे से बाहर निकल गया और उसे हैरान और गुस्से में छोड़ गया। विक्रम को कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में इस समय केवल एक ही विचार था, क्या यह सच में मेरी बेटी है? किराए का कमरा धारावी के वार्ड 13 की एक तंग गली में था। पिछली रात की बारिश का पानी अभी भी कीचड़ भरी सड़क पर जमा था। प्रिया बहुत जल्दी उठ गई थी। उसने धीरे से रोहन के माथे को छुआ। पूरी रात तुम खांसते रहे, तुम्हारा माथा तप रहा है। मां, रोहन को तेज बुखार है। प्रिया ने घबराकर अपनी मां को बुलाया। मीरा टूटे फूटे बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। उसका पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया था। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। उसने अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा और फिर एक भारी सांस ली। हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। बेटी, पिछली रात जब प्रिया समोसे के पैसे लेकर घर लौटी तो वह खुश थी कि उसके पास अपनी दवा के लिए पर्याप्त पैसे हैं। लेकिन यह खुशी जल्द ही गायब हो गई जब लड़की ने रोते हुए पापा से मिलने की कहानी सुनाई। मां, मैं पापा से मिली। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मुझे यकीन है कि वह पापा ही थे। मीरा चौंक गई। तुमने क्या कहा? तुम्हारे पापा? फिर प्रिया ने सब कुछ बताया। उस सुरुचिपूर्ण आदमी के बारे में, शानदार कार के बारे में और उसकी अजनबी लेकिन परेशान आंखों के बारे में। मीरा चुप हो गई। पुरानी यादें वापस आ गईं। कड़वाहट और यादें मिल गईं। मैंने तुम्हारे पापा को पहले 2 साल तक खोजा था। मीरा ने आह भरी। उसकी आवाज उदास थी। मैंने फोन किया, हर उस पते पर पत्र भेजे जो मुझे पता थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब रोहन का जन्म हुआ तो जिंदगी के बोझ ने मुझे और खोजने की ताकत नहीं दी। प्रिया चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ गई कि उसकी मां ने कितना संघर्ष किया है। उन्हें अब हमारी जरूरत नहीं है, है न मां?
प्रिया के मासूम सवाल ने मीरा का दिल तोड़ दिया। मुझे नहीं पता बेटी, शायद पापा के अपने कारण थे, उसने धीरे से जवाब दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी कड़वाहट उसकी बेटी के मन में पिता की छवि को धूमिल कर दे। अब रोहन को तेज बुखार के साथ पैसे की चिंता फिर से उसके दिमाग पर हावी हो गई। प्रिया जो पैसे लाई थी वह सिर्फ उसकी दवा के लिए ही काफी थे। बच्चे के अस्पताल के खर्च के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं पड़ोस की चाची से पैसे उधार लेने जाती हूं, प्रिया ने कहा और दौड़ पड़ी। लेकिन चाची का परिवार भी मुश्किल में था और केवल थोड़ी सी मदद कर सका। अंत में मीरा ने अपने दांत भींच लिए और आखिरी फैसला किया, अपनी छोटी सोने की चेन बेचने का, जो उसकी मां की एकमात्र निशानी थी। प्रिया ने जल्दी से एक ऑटो रिक्शा बुलाया और रोहन को चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ले गई। मीरा कमजोर होने के बावजूद साथ चलने की कोशिश कर रही थी। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि रोहन को गंभीर ब्रोंकाइटिस है और उसे तुरंत भर्ती करने की जरूरत है। खर्च काफी होगा, डॉक्टर ने सहानुभूति भरी आंखों से कहा। मीरा ने सिर हिलाया। उसका दिल आग की तरह जल रहा था, लेकिन उसके बच्चे का स्वास्थ्य सबसे ऊपर था। प्रिया ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें दृढ़ थीं। चिंता मत करो मां, मैं यहां हूं। इस बीच आर्किटेक्चर वियत के मुख्यालय में विक्रम उस विस्तृत रिपोर्ट को देख रहा था जो राजेश अभी अभी लाया था। महिला का नाम मीरा है, 35 साल की है। अपने 2 बच्चों, प्रिया 10 साल और रोहन 5 साल के साथ धारावी के एक किराए के कमरे में रहती है। उसे दिल की पुरानी बीमारी है और उसका स्वास्थ्य बहुत कमजोर है। प्रिया ने परिवार की मदद के लिए 1 साल से अधिक समय से स्कूल छोड़ दिया है। राजेश ने सहानुभूति भरी आवाज में रिपोर्ट दी। मीरा, विक्रम ने अपनी पूर्व पत्नी का नाम फुसफुसाया। अपराधबोध का एहसास एक कोड़े की तरह उसके दिल पर लगा। निशा ठीक उसी समय कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों में शक था। तुम अभी भी कल के बच्चों के बारे में पता लगा रहे हो? विक्रम ने सीधे निशा की आंखों में देखा। वे अजनबी बच्चे नहीं हैं निशा, मुझे लगता है कि वे मेरी बेटी और उसका भाई हैं। निशा चौंक गई। तुम्हारी बेटी? तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा एक परिवार है। विक्रम ने आह भरी। मैंने उन्हें 5 साल पहले छोड़ दिया था, जब मेरी पूर्व पत्नी दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। तब से मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। यह सच्चाई निशा पर ठंडे पानी के छींटे की तरह पड़ी। वह हमेशा सोचती थी कि विक्रम एक अविवाहित व्यक्ति है जो अपने करियर के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? उसने पूछा, अपना गुस्सा दबाने की कोशिश करते हुए। मुझे उनसे मिलना है। मुझे जानना है कि वे कैसे रह रहे हैं। विक्रम ने दृढ़ता से जवाब दिया। और अगर यह सच है तो मैं अब अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। राजेश जल्दी से अंदर आया। सर, मेरे आदमी ने अभी खबर दी है। प्रिया का छोटा भाई रोहन तेज बुखार के कारण चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पूरा परिवार वहीं है। एक पल की भी देरी किए बिना विक्रम उठ खड़ा हुआ। गाड़ी तैयार करो। निशा ने विक्रम का हाथ पकड़ा। तुम नहीं जा सकते। आज दोपहर हमारी कोरियाई भागीदारों के साथ परियोजना पर निर्णायक बैठक है। विक्रम ने निशा को दृढ़ता से देखा। तुम इसे संभालो, यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में रोहन को एक वार्ड में ले जाया गया था। मीरा अस्पताल के बिल का अग्रिम भुगतान करने की प्रक्रिया में थी। चेन बेचने से मिले पैसे अभी भी पर्याप्त नहीं थे। प्रिया बाहर बैठी थी। उसका दिल भारी था। अचानक उसे उस छोटे से म्यूजिक बॉक्स की याद आई।
जो उसके पापा ने जाने से पहले उसके जन्मदिन पर दिया था। यह पापा की एकमात्र निशानी थी जो उसके पास थी। लेकिन अब रोहन का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण था। मान, मेरे पास पापा का म्यूजिक बॉक्स है, हम उसे बेच देते हैं, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा अपनी बेटी की ओर मुड़ी। उस छोटी सी लड़की के बलिदान पर उसका दिल टूट गया। नहीं बेटी, मैं कोई और रास्ता निकालूंगी। उसने अपनी बेटी को गले लगाया। लेकिन प्रिया ने जोर दिया, मैं भाई की मदद करना चाहती हूं। मां, पापा यहां नहीं है, लेकिन कम से कम उनका तोहफा भाई की मदद कर सकता है। मीरा अपने आंसू नहीं रोक सकी। वह जानती थी कि वह म्यूजिक बॉक्स प्रिया के लिए कितना कीमती है। हर रात वह उसे देखती थी, जैसे वह पापा के करीब होने का एक तरीका हो। ठीक उसी समय एक नर्स आई। क्या आप मीरा हैं? रोहन का अस्पताल का बिल पूरी तरह से चुका दिया गया है। मीरा हैरान थी। क्या? किसने चुकाया है? नर्स ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि एक आदमी ने बच्चे के इलाज का पूरा खर्च चुका दिया है, जिसमें बाद के सभी खर्च भी शामिल हैं। प्रिया और उसकी मां ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक उसी समय गलियारे के अंत में एक परिचित सिलुएट दिखाई दिया। विक्रम अपने सुरुचिपूर्ण सूट में धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। मीरा का दिल जैसे रुक गया था। विक्रम और परिपक्व और सफल लग रहा था, लेकिन वह अभी भी वही आदमी था जिससे उसने पूरे दिल से प्यार किया था। प्रिया ने भी पापा को पहचान लिया। वह चौंक कर खड़ी हो गई। उसे नहीं पता था कि क्या करे। विक्रम कुछ कदम दूर रुक गया। उसकी आंखें मीरा और प्रिया को देखकर भावनाओं से भरी हुई थीं। मीरा, तुम ही हो? उसने कहा। उसकी आवाज घेर गई। मीरा को गुस्सा आया, जिसमें दर्द और एक अवर्णनीय खुशी मिली हुई थी। इतने सालों बाद तुम्हारी यहां वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? उसने कहा। आंसू बह निकले। प्रिया दोनों के बीच खड़ी थी। उसका छोटा सा दिल जैसे दो टुकड़ों में बांट गया था। उसे नहीं पता था कि क्या करे। क्या उसे उस पिता को गले लगाना चाहिए जिसका वह हमेशा इंतजार करती थी, या अपनी मां के साथ खड़े होकर उस दर्द को दिखाना चाहिए जो उसने दिया था? उसी क्षण आपातकालीन कक्ष का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा गंभीर था। बच्चे की हालत बिगड़ रही है। हमें उसे तुरंत गहन चिकित्सा इकाई में स्थानांतरित करने की जरूरत है। अस्पताल का गलियारा तनावपूर्ण खामोशी में डूब गया। केवल स्ट्रेचर के पहियों की आवाज थी जो रोहन को गहन चिकित्सा इकाई में ले जा रही थी। मीरा अपने बेटे के पीछे भागी। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था। पीछे विक्रम और प्रिया खड़े थे। दोनों इस विडंबनापूर्ण पुनर्मिलन के बीच पत्थर बन गए थे। मुझे मां के साथ जाना है, प्रिया ने धीरे से कहा और फिर अपनी मां के पीछे भागी, जिससे विक्रम अकेला रह गया। उसने अपनी बेटी को दोष नहीं दिया। 5 साल दूर, 5 साल बिना किसी पूछताछ के। अब वह अचानक एक अजनबी के रूप में प्रकट हुआ था, जिसे पिता कहा जाता था। डॉक्टर ने क्या कहा? विक्रम ने पूछा जब उसने मीरा को रिकवरी रूम से बाहर आते देखा। उसकी आंखें लाल थीं। रोहन को गंभीर ब्रोंकाइटिस है, जिसमें श्वसन विफलता की जटिलताएं हैं। उसे अगले 48 घंटों तक विशेष निगरानी में रखना होगा। मीरा ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। उसने सीधे विक्रम की आंखों में नहीं देखा, जैसे उसे डर था कि उसकी सभी दबी हुई भावनाएं फूट पड़ेंगी। प्रिया बगल में खड़ी थी। उसका छोटा सा हाथ उसकी मां के हाथ को कसकर पकड़े हुए था। मैंने सभी अस्पताल के बिलों का भुगतान कर दिया है। तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने धीरे से कहा। मीरा कड़वाहट से हंसी। पैसा?
तुम हमेशा पैसे के बारे में ही सोचते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कुछ सिक्के उन 5 सालों की भरपाई कर सकते हैं जो हमें भुगतने पड़े हैं। विक्रम को लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका सीना जकड़ लिया हो। मीरा के शब्द एक चाकू की तरह उसके उस अपराध बोध में चुभ गए जिसे उसने इतने समय से दबा रखा था। मैं जानता हूं कि मैं खोए हुए समय की भरपाई नहीं कर सकता, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई। लेकिन मैं समझाना चाहता हूं। क्या हम बात कर सकते हैं? प्रिया के लिए और रोहन के लिए भी। मीरा एक पल के लिए चुप रही, फिर अनिच्छा से सिर हिलाया। प्रिया, तुम यहीं रहो और भाई का ध्यान रखना। मां बस 1 मिनट में आती है, उसने धीरे से अपनी बेटी से कहा। प्रिया ने झिझकते हुए विक्रम को शक भरी नजरों से देखा, लेकिन फिर सिर हिला दिया। विक्रम और मीरा ने अस्पताल के परिसर में एक बेंच ढूंढी। उनके चारों ओर एक भारी माहौल था। मैंने तुम्हें और बच्चों को खोजा था, विक्रम ने शुरू किया। उसकी आवाज में पछतावा था। जब सब कुछ ठीक हो गया, मैं पुराने पते पर वापस गया, लेकिन तुम वहां से जा चुकी थीं। मीरा ने सीधे विक्रम की आंखों में देखा। उन आंखों में सच्चाई खोजने की कोशिश कर रही थी। ठीक कब हुआ? 1 साल, 2 साल या 5 साल बाद, जब तुम एक प्रसिद्ध वास्तुकार बन गए, एक बड़ी कंपनी के मालिक। तुम्हारे साथ एक और महिला थी। विक्रम ने नजरें नहीं चुराईं। उसने सब कुछ बताया, धोखाधड़ी के बारे में, कर्ज से बचने के दिनों के बारे में, एक अनजान जगह पर फिर से शुरुआत करने के बारे में। मैंने संपर्क करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि लेनदार तुम्हें और बच्चों को परेशान करेंगे, विक्रम ने समझाया। उसकी आवाज घैर गई। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तब वापस आऊंगा जब मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकूंगा। लेकिन जब मैं वापस आया तो तुम वहां नहीं थीं। मीरा चुप हो गई। उसका एक हिस्सा उस पर विश्वास करना चाहता था, यह समझना चाहता था कि उसने जानबूझकर उन्हें नहीं छोड़ा था। लेकिन दूसरा हिस्सा, जिसने बहुत कष्ट सहे थे, आसानी से माफ नहीं कर सकता था। क्या तुम जानते हो? मीरा ने कहा, मैंने हर दिन तुम्हारा इंतजार किया। पहले 2 सालों तक हर बार जब दरवाजा खटखटाया जाता था तो मुझे लगता था कि तुम हो। प्रिया लगातार पूछती रहती थी कि पापा कब आएंगे, और फिर रोहन का जन्म हुआ, वह बेटा जिसे तुमने कभी नहीं देखा। मैंने अनगिनत बार खुद से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक बेटा है? विक्रम को लगा जैसे आंसू आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था, मीरा, उसने फुसफुसाया। जब मैं गया था तब तुम सिर्फ 3 महीने की गर्भवती थीं। मुझे नहीं पता था कि वह लड़का है या लड़की। उसके शब्द जैसे घैर गए। मीरा ने उस आदमी को देखा जो कभी उसका पति था, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वह जानती थी कि विक्रम आसानी से रोने वाला नहीं है। 5 सालों ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन जिस तरह से वह मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, भले ही वह अंदर से टूटा हुआ था, वह वैसा ही था। वह तुम्हारे जैसा ही दिखता है, मीरा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज नरम हो गई थी। उसकी आंखें और मुस्कान तुम्हारी तरह हैं। विक्रम ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। क्या क्या मैं उससे मिल सकता हूं जब वह ठीक हो जाए? मीरा जवाब देने से पहले ही एक नर्स दौड़ती हुई आई। मीरा जी, रोहन आपको बुला रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे दोनों उठे और जल्दी से वार्ड में लौट आए, अपनी जटिल भावनाओं को भूलकर, केवल अपने छोटे बच्चे के लिए साझा चिंता के साथ। गहन चिकित्सा इकाई में रोहन अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर रूप से लेटा हुआ था, जिसके चारों ओर मशीनें और तार थे। प्रिया उसके बगल में बैठी थी, उसके छोटे से हाथ को कसकर पकड़े हुए थी। रोहन का पीला चेहरा मां को देखकर चमक उठा। मां,
उसने फुसफुसाया। मीरा जल्दी से उसके पास गई। विक्रम दरवाजे पर चुपचाप खड़ा था, अपने बेटे को देख रहा था, जिसे वह पहली बार देख रहा था। उसका दिल जैसे टूट गया था। वह लड़का बिल्कुल उसकी तरह दिखता था। यह मेरा बेटा है, विक्रम ने खुद से कहा। प्यार और अपराधबोध की भावना उमड़ पड़ी। प्रिया ने विक्रम की उपस्थिति को भांप लिया। उसकी आंखें डगमगा गईं। इतने सालों से उसने रोहन को उस अद्भुत पिता के बारे में बताया था, जिससे वह कभी नहीं मिला था। क्या अब उन्हें एक दूसरे से मिलवाने का समय था? लेकिन इससे पहले कि प्रिया फैसला कर पाती, रोहन ने उस अजनबी को देख लिया था। वह कौन है? दीदी, उसने कमजोर आवाज में पूछा। उसकी आंखें जिज्ञासु थीं। कमरा खामोशी में डूब गया। मीरा ने विक्रम को देखा और फिर प्रिया को। उलझन में, अंत में, यह प्रिया ही थी जिसने चुप्पी तोड़ी। वह पापा हैं, रोहन, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। पापा हमारे पास वापस आ गए हैं। विक्रम का दिल जैसे रुक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बेटी सब कुछ के बाद बात शुरू करने वाली थी। पापा? रोहन हैरान था और फिर उसने पुकारने की कोशिश की। उसकी आवाज कमजोर लेकिन उत्सुकता से भरी थी। विक्रम अब और नहीं रोक सका। वह बिस्तर के पास आया, बच्चे की आंखों के स्तर पर घुटने टेक दिए। हाँ, मैं यहां हूं, बेटा, उसने कहा। आंसू उसकी आंखों में थे। मुझे बहुत देर से आने के लिए खेद है। रोहन ने उसे मासूमियत से देखा। उसका छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया। विक्रम ने धीरे से उसे पकड़ लिया। ठीक उसी समय वार्ड का दरवाजा खुला। निशा अंदर आई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। विक्रम, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूं, उसने कहा और फिर सामने का दृश्य देखकर चौंक गई। विक्रम एक अस्पताल के बिस्तर के पास घुटने टेके हुए था। एक छोटे लड़के का हाथ पकड़े हुए था। उसके बगल में एक महिला और समोसे बेचने वाली लड़की थी। तुमने कल इस वजह से महत्वपूर्ण बैठक छोड़ दी, उसने कहा, अपनी ईर्ष्या को छिपाए बिना। विक्रम उठा। उसने निशा को एक ठंडी नजर से देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। निशा, यह रोहन है, मेरा बेटा। वह गंभीर रूप से बीमार है। और यह प्रिया है, मेरी बेटी, उसने कहा। उसकी आवाज कड़ी हो गई। मैं अपने परिवार को यह कभी नहीं कहूंगा। कृपया इसका सम्मान करो। निशा विक्रम के रवैये से चौंक गई। तुम्हें चुनना होगा, विक्रम, या तो मैं या वे, उसने एक अल्टीमेटम दिया। विक्रम ने सीधे निशा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं बची थी। अगर तुम मुझे अपने और मेरे बच्चों के बीच चुनने के लिए मजबूर करती हो, तो यह अब कोई विकल्प नहीं है, निशा। विक्रम का दृढ़ उत्तर एक तमाचे की तरह था। निशा ने उसे घूर कर देखा और फिर मुड़कर चली गई। उसके ऊंची एडी के जूते गलियारे में जोर से खटक रहे थे। निशा के जाने के बाद मीरा ने विक्रम को आश्चर्य और पुनर्मूल्यांकन दोनों के साथ देखा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे करना था। मैंने एक बार गलती की है, मैं दूसरी बार गलती नहीं कर सकता। 3 दिन बाद रोहन की हालत धीरे धीरे स्थिर हो गई। विक्रम द्वारा व्यवस्थित आरामदायक अस्पताल का कमरा एक टूटे हुए परिवार के लिए एक मरहम का स्थान बन गया था। सुबह की धूप खिड़की से छनकर रोहन के गुलाबी चेहरे पर पड़ रही थी। बिस्तर के पास विक्रम बैठा था, जो पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में ही था। पापा, रोहन की धीमी आवाज गूंजी। मैं यहां हूं, बेटा। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? लड़के ने सिर हिलाया। उसका छोटा सा हाथ उसके पिता की उंगली को पकड़े हुए था। मुझे और कहानियां सुनाओ,
विक्रम को अपने सीने में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। कुछ ही दिनों में रोहन ने उसे बिना शर्त विश्वास के साथ पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। कमरे का दरवाजा खुला। मीरा गर्म दलिया की ट्रे लेकर अंदर आई। वह आराम करने और बेहतरीन दवाएं लेने के बाद बहुत बेहतर दिख रही थी। सुप्रभात। मीरा मुस्कुराई। विक्रम को एक कप कॉफी दी। उनकी उंगलियां अनजाने में एक दूसरे को छू गईं। एक परिचित एहसास वापस आ गया, जो पुराने दिनों की शांतिपूर्ण सुबह की याद दिलाता था। मां, मुझे भूख लगी है। रोहन की आवाज ने अजीब क्षण को तोड़ दिया। मीरा हंसी। खुश थी कि उसके बेटे को भूख लगी है। आज तुम अच्छे से खाओ, कल हम घर जा सकते हैं। प्रिया कहाँ है? विक्रम ने पूछा। वह जल्द ही आ रही होगी। उसने कहा कि वह कुछ सामान लेने के लिए कहीं रुकना चाहती है। विक्रम ने सिर हिलाया। उसके दिल में अभी भी थोड़ी चिंता थी। उसके और प्रिया के बीच का रिश्ता अभी भी दूर था। रोहन के विपरीत, प्रिया चोटों को समझने और याद रखने के लिए काफी बड़ी थी। ठीक उसी समय प्रिया दरवाजे पर दिखाई दी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। नमस्ते पापा। नमस्ते माँ, उसने कहा और फिर अपने भाई को जगा हुआ देखकर खुश हो गई। रोहन, मैं तुम्हारा टेडी बियर दोस्त ले आई हूं। प्रिया बिस्तर के पास आई, उसे खिलौना दिया और फिर अपने पिता के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। आप थके हुए हैं क्या? उसने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में चिंता थी। विक्रम मुस्कुराया, भावुक हो गया। मैं ठीक हूं। तुम लोगों को स्वस्थ देखकर मैं खुश हूं। मीरा रोहन के लिए सामान तैयार करने के लिए कमरे से चली गई, जिससे पिता और बच्चों को अकेला छोड़ दिया गया। तुम्हें वे कहानियां याद हैं जो पापा सुनाते थे? विक्रम ने अपनी बेटी से फिर से जुड़ने की कोशिश करते हुए पूछा। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराई। मुझे याद है, महलों और सितारों की कहानियां। मैं अभी भी रोहन को वे कहानियां सुनाती हूं। विक्रम का दिल गर्म हो गया। मुझे खेद है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। प्रिया एक पल के लिए चुप रही और फिर बोली, राजेश चाचा ने मुझे पापा की कठिनाइयों के बारे में बताया है। मैं समझती हूं, लेकिन मुझे अभी भी समय चाहिए। पापा। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। मैं इंतजार करूंगा, लेकिन आप मां और हमारे साथ रहेंगे, है ना? आप फिर से नहीं जाएंगे, है ना? सवाल में फिर से छोड़े जाने का डर था। विक्रम ने सीधे अपनी बेटी की आंखों में देखा। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं वादा करता हूं, मैं तुम लोगों को फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। प्रिया ने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। विक्रम जानता था कि यह मरहम के रास्ते पर पहला कदम है। मीरा वापस आई। पूरा परिवार अस्पताल के बिस्तर के चारों ओर इकट्ठा हो गया। विक्रम ने अचानक देखा कि प्रिया एक स्केचबुक पकड़े हुए है। तुम चित्र बनाती हो? उसने उत्सुकता से पूछा। प्रिया झिझकी और फिर उसने स्केचबुक अपने पिता को दे दी। विक्रम ने उसे खोला। अपनी बेटी की प्रतिभा से हैरान था। जीवन के जीवंत चित्र, मां के, रोहन के, मुंबई के कोनों के। तुम बहुत सुंदर चित्र बनाती हो। तुम्हारे अंदर असली प्रतिभा है। प्रिया शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। पहले, समोसे बेचने के बाद, मैं अक्सर पार्क में बैठकर चित्र बनाती थी। क्या तुम वापस स्कूल जाना चाहती हो? विक्रम ने अचानक पूछा। जी हां, मुझे स्कूल और अपनी कक्षा की बहुत याद आती है। पापा। जवाब ने विक्रम और मीरा दोनों को भावुक कर दिया। बेशक बेटी, मैं तुम्हारे स्कूल जाने की व्यवस्था करूंगा। तो मैं तुम्हें एक पेशेवर ड्राइंग क्लास में दाखिला दिला दूंगा। प्रिया की आंखें सितारों की तरह चमक उठीं। सच में?
पापा, मैं ड्राइंग क्लास में जा सकती हूँ। विक्रम मुस्कुराया और सिर हिलाया। इस सप्ताह के अंत में हम वहां देखने चलेंगे। प्रिया खुद को रोक नहीं सकी और अपने पिता को गले लगा लिया। पहली बार जब से वे फिर से मिले थे। धन्यवाद पापा। विक्रम ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया। खुशी का एहसास उमड़ पड़ा। यही वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। 2 दिन बाद रोहन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। विक्रम ने सुझाव दिया कि पूरा परिवार जुहू के विला में चले, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। हम अपने किराए के कमरे में वापस जाएंगे, उसने दृढ़ता से कहा। विक्रम समझ गया कि उसे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन वह अपनी पत्नी और बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में नहीं रहने दे सकता था। कम से कम मुझे तुम लोगों के लिए एक बेहतर अपार्टमेंट खोजने दो, तुम्हारी और बच्चों की सेहत के लिए। मीरा झिझकी और फिर मान गई। 1 हफ्ते बाद छोटा परिवार क्वनसात में एक हवादार, पूरी तरह से सुसज्जित अपार्टमेंट में चला गया। विक्रम ने सब कुछ संभाला, प्रिया की स्कूल फीस, ड्राइंग क्लास से लेकर मीरा के लिए एक हल्की दुकान, प्रबंधक की नौकरी खोजने तक, जो उसके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त थी। हर शाम विक्रम उनसे मिलने आता, साथ में रात का खाना खाता, प्रिया के साथ पढ़ाई करता, रोहन को कहानियां सुनाता। इन साधारण पलों ने धीरे धीरे टूटे हुए पारिवारिक रिश्ते के पुल का पुनर्निर्माण किया। एक शाम बच्चों के सो जाने के बाद विक्रम और मीरा बालकनी में बैठे थे। मैंने काम को फिर से व्यवस्थित कर लिया है, विक्रम ने कहा। मैंने ज्यादातर प्रबंधन का काम राजेश को सौंप दिया है, ताकि मेरे पास परिवार के लिए अधिक समय हो। मीरा हैरान थी। कंपनी तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विक्रम ने सिर हिलाया। तुम लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मुझे यह समझने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। मैं अभी भी तुम्हें पूरी तरह से माफ नहीं कर सकती, मीरा ने ईमानदारी से कहा। 5 साल एक पल नहीं होते, विक्रम ने सिर हिलाया। मैं उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे तुरंत माफ कर दोगी। मैं सिर्फ यह साबित करने का मौका चाहता हूं कि मैं बदल गया हूं। समय सब कुछ बताएगा, मीरा ने धीरे से कहा। उस सप्ताह के अंत में विक्रम पूरे परिवार को एक कला केंद्र दिखाने ले गया। प्रिया जैसे एक परी कथा की दुनिया में खो गई थी। वह अपनी उत्तेजना नहीं छिपा सकी। मुझे यह बहुत पसंद आया। पापा, मैं कब सीख सकती हूं? अगले हफ्ते, बेटी, प्रिया चिल्लाई और अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। मीरा बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि विक्रम ने उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान वापस ला दी थी। रास्ते में एक आरामदायक रात के खाने के बाद प्रिया अचानक चिल्लाई, पापा, एक टूटता तारा। विक्रम मुस्कुराया। तुमने क्या मांगा? प्रिया ने अपने पिता और फिर अपनी मां को देखा। उसकी आंखों में एक गहरा अर्थ था। मैंने मांगा कि हमारा परिवार हमेशा साथ रहे। उसकी बेटी के शब्दों ने विक्रम और मीरा दोनों को चुप करा दिया। उस पल में उन्होंने एक दूसरे को देखा और शायद उन दोनों ने उस इच्छा को सच करने का एक ही संकल्प लिया था। विक्रम की शानदार कार जुहू के विशाल विला के सामने रुकी। पापा, आपका घर बहुत बड़ा है, रोहन चिल्लाया। विक्रम मुस्कुराया और अपने बेटे को उठा लिया। आज से यह तुम लोगों का और मां का भी घर है। अगर तुम लोग सहमत हो, उसने पूरे परिवार को एक विशेष कमरे में ले जाया। शीशे से ढकी दीवारों पर तस्वीरें, अखबारों की कतरनें, दस्तावेज थे। सब कुछ मीरा, प्रिया और रोहन के बारे में था। यह क्या है? पापा, प्रिया ने फुसफुसाया। जब पापा तुम्हें खोजने के लिए वापस आए, तो तुम लोग जा चुके थे। मैंने लोगों को खोजने के लिए काम पर रखा था, लेकिन अचानक सामने आने की हिम्मत नहीं हुई।
मैं केवल चुपचाप दूर से देख सकता था और मदद कर सकता था। विक्रम ने मीरा को पुराने पत्रों का एक बंडल दिया। ये वे पत्र हैं जो तुमने भेजे थे। मुझे वे सब मिले, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सका। वे मेरे लिए सब कुछ फिर से बनाने की प्रेरणा थे। मीरा ने एक पत्र खोला, अपनी ही लिखावट को पहचाना। उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। प्रिया ने एक लकड़ी का बक्सा खोजा जिसके अंदर वे सभी चित्र, छोटे उपहार थे जो उसने अपने पिता के लिए बनाए थे। आपने यह सब रखा है? वह सिसक पड़ी। यह मेरा खजाना है। विक्रम ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया। मुझे खेद है कि मैंने तुम लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि मैं भूल गया हूं। हमें समय चाहिए, मीरा ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हम कोशिश कर सकते हैं। कई महीने बाद एक शहर स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में प्रिया ने अपनी कृति बारिश और धूप के लिए पहला पुरस्कार जीता। तस्वीर में एक लड़की अपने भाई को बारिश में ले जा रही थी, लेकिन आगे सूरज की रोशनी चमक रही थी और एक लंबा आदमी खुली बाहों से इंतजार कर रहा था। जब तस्वीर के अर्थ के बारे में पूछा गया तो प्रिया ने जवाब दिया, यह मेरे परिवार की कहानी है। प्रतिकूलता, प्रतीक्षा और इस विश्वास की कहानी है कि हर बारिश के बाद आसमान फिर से साफ हो जाएगा। दर्शकों में नीचे खड़े विक्रम, मीरा और रोहन ने गर्व से तालियां बजाईं। वे वास्तव में एक पूर्ण परिवार बन गए थे, पैसे या पद के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक दूसरे के पास वापस आने का रास्ता खोज लिया था और साथ में तूफानों पर विजय प्राप्त की थी।